नमस्कार। तमाम अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली सरकार का जेएनयू मामले की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश। आनंद शर्मा पर हमले को लेकर कांग्रेस की प्रधानमंत्री से कार्रवाई की मांग। बीजेपी ने जताई राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति। सरकार का सरल और पारदर्शी कर व्यवस्था बनाने पर जोर। मेक इन इंडिया वीक कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाना लक्ष्य। तमिलनाडु में मिलकर चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस डीएमके। गुलाम नबी आजाद ने डीएमके को बताया भरोसेमंद सहयोगी। बीजेपी ने कहा नहीं मिलेगा फायदा। सीरिया में शांति प्रयासों को झटका। तनाव के बीच सऊदी अरब ने तुर्की भेजे सैनिक। रूस ने कहा शीत युद्ध के नए दौर में दुनिया। और 156 स्वर्ण के साथ दक्षिण एशियाई खेलों में शिखर पर भारत। विशाखापत्तनम में आज टीम इंडिया श्रीलंका के बीच तीसरा T20 मैच। मीरपुर में अंडर 19 के फाइनल में आज भारत वेस्टइंडीज की खिताबी भिड़ंत। खबरें विस्तार से। दिल्ली सरकार ने जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए जाने के मामले की मजिस्ट्रेट से जांच कराने का आदेश दे दिया है। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों से एकजुटता प्रदर्शित करने जेएनयू पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की आवाज दबाने वाले लोग राष्ट्र विरोधी हैं। इसी दौरान कांग्रेस नेता आनंद शर्मा पर हमले को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है, तो बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। जेएनयू में देश विरोधी नारे के मामले में छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी ने सियासी रंग ले लिया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में छात्रों के एक वर्ग के प्रदर्शन को राजनीतिक दलों का भी साथ मिला। वाम दल और जेडीयू नेताओं के अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी छात्रों को समर्थन जताने जेएनयू पहुंचे। इस बीच राहुल गांधी के साथ जेएनयू गए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा पर कैंपस में ही हमला किया गया। आनंद शर्मा का आरोप है कि ये हमला एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया है। कांग्रेस ने इस मामले में प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जब विपक्ष के उपनेता पर दिन दहाड़े इस प्रकार के रेजर शार्प हथियारों से हमला होगा तो आम जनमानस की सुरक्षा का दिल्ली में क्या होगा। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर स्पष्टीकरण दें, एबीवीपी के गुंडों पर कार्रवाई करें, दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई करें जिनके पास सुरक्षा की जिम्मेवारी थी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान को राष्ट्र, संविधान और कानूनी व्यवस्था का अपमान करार दिया। क्या सरकार ऐसी चीजों और ऐसे तत्वों और ऐसी चीजों के खिलाफ कार्रवाई उसे नहीं करनी चाहिए? और सरकार अगर कार्रवाई करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है या कोई इसके विरुद्ध में बोलता है तो वो देशद्रोही हो जाते हैं। ये देशद्रोह का तो बहुत अजीब नई परिभाषा दे रहे हैं राहुल गांधी जी। इस बीच दिल्ली सरकार ने जेएनयू घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के नेतृत्व में कल कई दलों के नेताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर स्वतंत्र मजिस्ट्रेट जांच की मांग की थी। इससे पहले वाम दलों के साथ जेडीयू ने गिरफ्तारी के विरोध में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। वहीं गृह मंत्रालय राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मेक इन इंडिया वीक की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों से स्थायी और पारदर्शी कर प्रणाली का वादा किया। मुंबई में चल रहे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया को देश का सबसे बड़ा ब्रांड करार दिया और निवेशकों से मौके का फायदा उठाते हुए भारत में बड़े पैमाने पर निवेश का न्योता दिया। देश में विनिर्माण क्षेत्र को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुंबई में मेक इन इंडिया वीक का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये भारत में निवेश का सबसे अच्छा समय है। उनकी सरकार सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रही है और लाइसेंसिंग और मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है।
On the front of policy and procedure, we have made our systems cleaner, simpler, proactive, and business friendly. I believe in minimum government and maximum governance. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सकल घरेलू उत्पाद में 25% हिस्सेदारी विनिर्माण क्षेत्र की चाहती है। उन्होंने इस शताब्दी को एशिया की सदी करार दिया और भारत को इसका केंद्र बनाने में सहयोग मांगा। This century is Asia's century. My advice to you is to make India your center if you want this century to be your century. This is the best time ever to be in India. कार्यक्रम में स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन और फिनलैंड के प्रधानमंत्री जुहा सिपिला भी मौजूद रहे। मेक इन इंडिया वीक में 49 देशों से सरकारी प्रतिनिधि और 68 देशों के व्यापारिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही 10,000 से ज्यादा देशी विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इंटरव्यू में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना के बाद बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने पोस्ट में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है, लेकिन कांग्रेस ने जीएसटी समेत कई बिलों को जानबूझकर अटका रखा है। इंडिया टुडे मैगजीन के ताजांक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार की कई नीतियों की कड़ी आलोचना की थी। इसी के जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को एक पोस्ट लिखा। इसमें जेटली ने कहा कि रचनात्मक और पक्षपात रहित सलाह की जरूरत कांग्रेस को है। उन्होंने लिखा, मुझे भरोसा है कि अगर डॉक्टर सिंह मौजूदा सरकार का निष्पक्षता से आकलन करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि भारत में ऐसी सरकार है जिसमें आखिरी फैसला प्रधानमंत्री का होता है, जिसमें प्राकृतिक संसाधन बिना किसी भ्रष्टाचार के पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए आवंटित होते हैं। बीजेपी की ओर से सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुरजोर बचाव किया गया। Where the damage that was done by Manmohan Singh's regime 10 years, it will take some time, and we are repairing it. What we have inherited fiscal deficit, revenue deficit, trade deficit, current account deficit, above all trust deficit. No longer that deficit is there. Things have improved now. World Bank is saying, ADB is saying, International Monetary Fund is saying, and Asian Development Bank is saying, India is the hot spot for investments. दरअसल मनमोहन सिंह ने सरकार की पाकिस्तान नीति से लेकर आशायुता, बीफ बैन, मुजफ्फरनगर और दादरी कांड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। जाने माने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की घटी कीमतों का फायदा भी सरकार ने गंवा दिया। मनमोहन सिंह ने यह भी शिकायत की है कि मोदी सरकार विपक्ष तक नहीं पहुंचती। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सही बात की है कि कोई ऐसी एंगेजमेंट नहीं है, कोई रचनात्मक बातचीत सरकार की, प्रधानमंत्री की विपक्ष के साथ नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को अटकाने के मामले में भी कांग्रेस की तीखी आलोचना की है। वित्त मंत्री ने लिखा है कि कांग्रेस इस विधेयक के मामले में अपने पहले के रुख से पलट गई। उन्होंने कहा कि जीएसटी की दरों को संविधान का अंग नहीं बनाया जा सकता। दरअसल जीएसटी को पारित कराने को लेकर सरकार पुरजोर कोशिश में है, लेकिन संसद के बीते 2 सत्रों में ये विधेयक पारित नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने डीएमके प्रमुख से मिलने के बाद इसकी घोषणा की। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि डीएमके उनकी सबसे भरोसेमंद सहयोगी है और इस गठबंधन को जनता दिल खोलकर वोट देगी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और डीएमके ने एक बार फिर हाथ मिला लिया है। शनिवार को कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने चेन्नई में डीएमके प्रमुख करुणानिधि से मुलाकात की और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। We will form the government under the leadership of DMK party, and DMK, Congress and other allies will be a very formidable combination to defeat other political parties. डीएमके कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार में भी सहयोगी थी, लेकिन 2013 में श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। 3 साल बाद एक बार फिर दोनों दलों ने
तमाम मतभेदों को भुलाते हुए हाथ मिलाया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इससे चुनाव में उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। Maldevelopment and underdevelopment of Tamil Nadu. So that nothing new in this alliance. It won't create any impact, and it is a corrupt alliance, and it is a rejected alliance by the people. ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि विजयकांत की पार्टी डीएमडी के गठबंधन का हिस्सा होगी या नहीं। कांग्रेस का कहना है कि ये फैसला करुणानिधि को करना है। तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं और अगले कुछ महीनों में यहां चुनाव होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और 26/11 मुंबई हमले का आरोपी डेविड कोलमैन हेडली ने गवाही के छठे दिन भी कई अहम खुलासे किए। हेडली ने उन दस्तावेजों की तस्दीक की जिसके जरिए ये साबित होता है कि इस हमले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। हेडली ने हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी के बारे में पुख्ता जानकारी देकर पाकिस्तान की असलियत सामने ला दी है। हेडली अगली गवाही अब 22 फरवरी के बाद होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डेविड कोलमैन हेडली ने अपनी गवाही में पाकिस्तान की पोल खोल दी। मुंबई हमले में पाकिस्तान की कार्रवाई पर हेडली ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। हेडली ने बताया कि हमले के आरोपी आतंकी सरगना ज़कीउर रहमान लखवी और हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई सिर्फ दिखावा है। साजिद मीर ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगी। लखवी को जो जेल में डाला है वो सिर्फ सुपरफिशियल एक्शन है। हेडली ने बताया कि 2009 में उसने पुणे के इंडियन आर्मी इंस्टॉलेशन और इंडियन आर्मी के दक्षिण कमांड के हेडक्वार्टर की भी रेकी की थी। हेडली के अनुसार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी मेजर इकबाल ने उसे भारतीय सेना में से जासूस नियुक्त करने के लिए कहा था। हेडली ने होटल ताज पर हमले के दौरान खुफिया एजेंसियों के जरिए इंटरसेप्ट की गई आवाज की पहचान की। उसने 3 आदमियों के आवाज आज पहचाने। पहला शख्स उसने कहा कि अबू काफा, अबू अल खामा और साजिद मीर, ये तीनों आवाज इसने पहचाने हैं। गवाही के दौरान हेडली ने उन सांकेतिक शब्दों का भी खुलासा किया जिसके जरिए वो अमेरिका में रहते हुए लश्कर के आतंकियों के बारे में जानकारी हासिल करता था। उसने ये भी बताया कि ज़कीउर रहमान और हाफिज सईद के बारे में जानकारी के लिए चाचा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान देने के फैसले पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को F-16 देना इलाके की शांति के लिए खतरा है। अपनी नाराजगी दर्ज कराने के लिए विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा को सम्मन करके अमेरिका से इस फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। पाकिस्तान को 8 F-16 विमान देने के अमेरिका के फैसले ने भारत को नाराज कर दिया है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने अमेरिका के इस निर्णय पर नाराजगी जताने के लिए अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा को विदेश मंत्रालय में तलब किया और साफ साफ कहा कि पाकिस्तान इन विमानों का दुरुपयोग भारत के खिलाफ करेगा। लेकिन अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा का कहना था कि पाकिस्तान को यह हथियार आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए दिए गए हैं। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि पाकिस्तान को F-16 विमान देने के ओबामा प्रशासन के इस निर्णय से हम क्षुब्ध हैं। हम अमेरिका के इस तर्क से असहमत हैं कि इन्हें पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल करेगा। इस मामले में पिछले कई साल का पाकिस्तान का रिकॉर्ड इसका गवाह है। It is a very dangerous country. It is a fact that terrorists are being produced by Pakistan. A large number of destruction has been caused to India by attacking Pathankot Air Base and also Bombay blast. So they should not do this, indulge this. But in spite of that, the Americans have been providing aid to Pakistan. दरअसल F-16 जैसे एडवांस लड़ाकू विमानों से परमाणु मिसाइल भी दागी जा सकती है। भारत के कड़े रुख के बाद अमेरिकी राजदूत ने इसे अभी सिर्फ सरकार की अधिसूचना कहकर बचाव करने की कोशिश की। दरअसल अमेरिका की संसद से पारित होने के बाद ही इसे पाकिस्तान को सौंपा जा सकता है, लेकिन भारत ने इसे अमेरिका का सोचा समझा फैसला बताया है। इससे पहले शुक्रवार को भारत की आपत्ति के बाद भी अमेरिका ने पाकिस्तान को $86 करोड़ के अनुदान की घोषणा की थी। Well, our position on this has been made clear on a number of occasions that we believe that all such aid actually goes directly into activities directed at India.
and it should not be given. हालांकि खुद अमेरिकी सीनेटरों ने अपनी सरकार के इस निर्णय की आलोचना की है। उन्होंने इन विमानों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल पर शंका जाहिर की है। अमेरिकी सांसदों के पास इस डील को रोकने के लिए अभी हालांकि 1 महीने का समय है। अमेरिका का यह निर्णय तब आया है जब हाल ही में पठानकोट में भारत के एयरबेस पे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया और रिचर्ड हेडली पिछले कई दिनों से भारत के खिलाफ पाकिस्तान के षड्यंत्रों पर खुलासा कर रहा है। ऐसे में इस निर्णय से यह साबित होता है कि भारत के प्रति अमेरिका में न तो कोई संवेदना है और न ही पूरे इलाके में शांति की कोई चिंता। वह महज दक्षिण एशिया में शतरंज की गोटियां बिठाकर उससे खेल रहा है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। लेकिन अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को 8 F-16 लड़ाकू विमान देने के फैसले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी प्रवक्ता टॉम वडक ने इसे सरकार की विदेश नीति की विफलता करार दिया है। Clear indication of the failure of the foreign policy of this government. We have one of the best relations with the US government. And this government, there were 8 F-16 aircrafts being given to Pakistan, clearly indicator that our foreign policy has failed miserably. और मुंबई में आयोजित छठे राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म समारोह में विज्ञान पर बनने वाली फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए बजट में अलग से प्रावधान की मांग उठी। समारोह के मुख्य अतिथि निर्माता निर्देशक MS सत्तू ने कहा कि इससे न सिर्फ विज्ञान के प्रचार प्रसार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि लोगों को विज्ञान से जुड़ी जानकारी आसानी से मिलेगी। समारोह के अंतिम दिन कश्मीर के वुलर झील पर बनी फिल्म सेविंग द सेवियर और नागालैंड इज चेंजिंग को गोल्डन वेबर का अवार्ड दिया गया। Golden Beaver Award goes to Saving the Savior, directed by Jalaluddin Baba. तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म समारोह में 2 फिल्मों को 1-1 लाख रुपए का गोल्डन वेवर अवार्ड दिया गया। कश्मीर की वुलर झील की बदहाली पर बनी फिल्म सेविंग द सेवियर के निर्माता जलालुद्दीन बाबा को व्यक्तिगत फिल्म निर्माताओं की श्रेणी में गोल्डन वेवर अवार्ड से नवाजा गया। जलालुद्दीन बाबा को इस फिल्म के लिए टेक्निकल एक्सेलेंस का भी अवार्ड दिया गया। इनफैक्ट पहले ही दिन से जब मैंने बच्चे को देखा, बच्चे का चाल डाल देखा, उसके बोलने का ढंग देखा, उसका जो नैरेटिव है वो देखा, मुझे पहले दिन से पता था। और उसकी जो मेहनत है, उसका जो विचार था, जो आइडिया उसने लिया है, द मोमेंट काइंड ऑफ अ थिंग, आई फेल्ट इट्स गोइंग टू बिकम अ बिग इन होल ऑफ द कंट्री एंड इन होल ऑफ द वर्ल्ड। और आज नतीजा हमारे सामने है। वहीं संस्थाओं की कैटेगरी में नागालैंड की जैविक विविधताओं पर बनी फिल्म नागालैंड इज चेंजिंग को भी गोल्डन वेवर अवार्ड दिया गया। गुरमीत सप्पल के निर्देशन में बनी इस फिल्म को बेहतरीन साउंड रिकॉर्डिंग और डिजाइन के लिए टेक्निकल एक्सेलेंस का भी अवार्ड दिया गया। ये अब ज्यूरी के दिमाग में क्या था ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी फिल्म जब पूरी दुनिया में सब जगह पे जंगल नष्ट हो रहे हैं, सब जगह जानवरों का शिकार हो रहा है और कहीं उम्मीद नहीं दिखती, तो ये जो नागालैंड इज चेंजिंग है ये एक उम्मीद देती है हमें कि जब कम्युनिटी पे, जब समाज पे बहुत बड़ा संकट पड़ता है तो समाज इकट्ठा करके उस बर्बादी को एक नई शुरुआत देने में भी सक्षम है, उस स्थिति को कंप्लीटली पलटने में भी सक्षम है। आई थिंक नागालैंड इज चेंजिंग इसीलिए मुझे लगता है कि कनेक्ट करती है क्योंकि उसमें उम्मीद है। इस समारोह के मुख्य अतिथि MS सत्तू ने विज्ञान के प्रसार के लिए 24 घंटे के एक राष्ट्रीय चैनल होने की जरूरत बताई। ये एक साइंस चैनल होनी चाहिए जहां इस तरह की फिल्में दिखा सकें। मगर हमारे दूरदर्शन या बाकी जो सैटेलाइट टेलीविजन वालों को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। समारोह में कम्युनिकेटिंग साइंस थ्रू फिल्म के वर्कशॉप में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मीडिया विभाग के डायरेक्टर इफ्तिकार अहमद ने विज्ञान पर आधारित फिल्मों की बारीकियों के बारे में बताया। The responsibility of filmmaker, you can understand, is more than a doctor, more than a journalist. अवार्ड से वंचित रहे करीब 65 फिल्म निर्माताओं को संबोधित करते हुए ज्यूरी सदस्यों ने कहा कि अवार्ड नहीं मिलना महज एक संयोग की बात है, उन्हें अपने काम को जारी रखना चाहिए। समापन समारोह में वैज्ञानिकों और फिल्म निर्माताओं के बीच चर्चा भी हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने विचारों को साझा किया। अलग अलग श्रेणियों में बनी फिल्मों को भी पुरस्कृत किया गया, जिसमें बच्चों की बनाई फिल्में भी शामिल थी। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ संजय कुमार, राज्यसभा टीवी, मुंबई।
अंतर्राष्ट्रीय रोमा कॉन्फ्रेंस एंड कल्चरल फेस्टिवल के दूसरे दिन रोमा समुदाय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर चर्चा हुई। इसके अलावा फिनलैंड, हंगरी और सर्बिया के कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया। पेश है एक रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली का आजाद भवन कल रोमा कलाकारों के बेहतरीन हुनर का गवाह बना। रोमा कलाकारों का मानना है कि भारत में आकर उन्हें अपनापन महसूस होता है। I feeling very good. The whole delegation come from the Europe. I think so all people feel very good. We have a very good program. This is a very good possibility. I'm very happy to have this possibility to be in this India Roma Music Festival and Roma Conference. रोमा समुदाय के ज्यादातर लोगों को बुनियादी शिक्षा तक मैसर नहीं, लिहाजा कॉन्फ्रेंस में उनको शिक्षा से जोड़ने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। उनकी सामाजिक अवस्था, उनकी राजनीतिक अवस्था, उनकी शिक्षा और आर्थिक दृष्टि से क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो उन अनेक लोगों ने, अनेक विद्वानों ने अपना अपना पक्ष रखा। इसमें अनेक देशों के विषय में रखा गया कि किस किस देश में क्या क्या स्थिति है और उस स्थिति में भारत की ओर, भारत जो है वो उनको कैसे उनके साथ सहयोग कर सकता है। दुनिया के 30 देशों में रोमा समुदाय के लोगों की संख्या करीब 2 करोड़ है। इस सम्मेलन में 12 देशों के 33 रोमा विशेषज्ञ, शोधार्थी और कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। इनका मानना है कि ये उन 20,000 भारतीयों के वंशज हैं जिन्हें 2000 साल पहले सिकंदर अपने साथ यूरोप ले गया था। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और सीरिया में जारी संघर्ष के बीच रूसी प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव ने शनिवार को कहा कि रूस और पश्चिम के बीच तनाव ने दुनिया को नए शीत युद्ध के दौर में पहुंचा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नाटो के सदस्य देश हर रोज नई धमकियां देते हैं। हालांकि नाटो ने रूस के आरोपों से इनकार किया है। इधर तुर्की में सऊदी विमानों और सैनिकों के पहुंचने की खबर है। इस पर रूस और ईरान ने चेतावनी दी है कि सीरिया में सैनिक कार्यवाही विश्व युद्ध के हालात पैदा कर सकते हैं। रूसी प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव के मुताबिक यूक्रेन और सीरिया की वजह से पश्चिमी देशों के साथ रूस के रिश्तों पर असर पड़ा है। मेदवेदेव ने कहा कि दुनिया फिसलकर शीत युद्ध के नए दौर में पहुंच गई है। सीरिया में सऊदी और तुर्की की सैन्य तैयारियों पर मेदवेदेव ने कहा कि इससे विश्व युद्ध छिड़ने का खतरा है। Россия не занимается там решением каких-либо специальных задач, кроме объявленных. Мы там защищаем наши национальные интересы, потому что इधर नाटो प्रवक्ता जेन्स स्टोलनबर्ग ने कहा है कि रूस यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को अस्थिर कर रहा है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि नाटो देश किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहते। We have seen a more assertive Russia, a Russia which is destabilizing the European security order. NATO does not seek confrontation, and we don't want a new Cold War. सीरिया में जारी संघर्ष के बीच राष्ट्रपति बशर अल असद ने पूरे देश को आतंकियों और विद्रोहियों से मुक्त कराने की बात कही है। इधर सीरियाई सैनिकों ने एलेप्पो शहर के कुछ और इलाकों को आजाद करा लेने का दावा किया है। इस बीच खबर है कि सऊदी अरब ने तुर्की में अपने सैनिक और सैन्य विमान भेजे हैं। PYD hem Suriye rejimiyle hem de Rusya ile işbirliği halinde Suriyeli sivillere saldırıyor. Kendisi gibi düşünmeyen Kürtlere, Araplara, Türkmenlere saldırıyor. Gerçek bir etnik kıyım gerçekleştiriyor ve savaş suçu işliyor. हालांकि शुक्रवार को ही म्यूनिख में विश्व शक्तियों ने सीरिया में जारी खूनी संघर्ष को हफ्ते के अंदर रोकने का लक्ष्य तय किया था। अमेरिका और रूस मिलकर समग्र रणनीति बनाने पर भी राजी हुए थे, लेकिन मौजूदा हालात में शांति की कोशिशें परवान चढ़ती नहीं दिख रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ईरान और रूस ऐसा कर पाने में नाकाम रहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी खामोश नहीं बैठेगी। और भारत और श्रीलंका के बीच T20 के 3 मैचों की सीरीज का आज आखिरी मैच खेला जाएगा। विशाखापत्तनम में खेले जाने वाले इस मैच में दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी।
रांची में खेले गए T20 मैच जीतने के बाद टीम इंडिया की कोशिश आखिर मैच जीतकर सीरीज पर कब्जे की होगी। भारत ने रांची में शुक्रवार को हुए दूसरे T20 मैच में श्रीलंका को 69 रनों से करारी शिकस्त देकर श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली। वहीं पुणे में हुआ पहला T20 मैच भारत हार गया था। और बांग्लादेश के मीरपुर में ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आज फाइनल मैच खेला जाएगा। फाइनल में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। भारत इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारा है। भारत अगर आज का मैच जीत जाता है तो अंडर 19 विश्व कप में सर्वाधिक खिताब जीतने में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ देगा। और 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। निशानेबाजी और एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत के स्वर्ण की संख्या 156 तक पहुंच गई है। भारत 156 स्वर्ण, 85 रजत और 27 कांस्य पदक के साथ 268 पदक जीतकर शीर्ष पर है। श्रीलंका 25 स्वर्ण, 55 रजत और 83 कांस्य के साथ 163 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 9 स्वर्ण, 27 रजत और 45 कांस्य के साथ 81 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर बना हुआ है। तो वहीं बांग्लादेश 4 स्वर्ण, 12 रजत और 43 कांस्य के साथ 59 पदक जीतकर चौथे नंबर पर है। विनर्स ऑफ द सिल्वर स्क्रीन के नाम से मशहूर हिंदी फिल्मों की अदाकारा मधुबाला की आज जयंती है। मधुबाला को उनकी अदायगी और सौंदर्य के लिए आज भी सिने प्रेमी शिद्दत से याद करते हैं। गाना शकील बदायूनी का, संगीत नौशाद का और नृत्य निर्देशन लच्छू महाराज। लेकिन जब पर्दे पर मधुबाला ने इसे निभाया तो सेंसुअलिटी को पर्सोनिफाई कर दिया, जिसकी मिसाल अब तक तो नहीं मिली है। 1933 में जन्मी मुमताज जहां देहलवी के मधुबाला बनने तक का सफर गुर्बत की गहराइयों से होकर गुजरता है। 9 साल की उम्र में बेबी मुमताज फिल्म बसंत में दिखाई दी। 14 साल की उम्र में जब वो पहली बार हीरोइन के रूप में केदार शर्मा की फिल्म नील कमल में आई, तब भी वो मुमताज ही थीं। हालांकि उनकी खूबसूरती को देखते हुए देवका रानी जी ने उन्हें मधुबाला का नाम दिया। 1949 में महल के रिलीज होने के साथ पूरा देश मधुबाला का मुरीद था। मधुबाला की खूबसूरती कभी रूहानी लगती थी, कभी बस एक चंचल लड़की का लड़कपन, तो कभी ऐसी कि दिल धड़कना भूल जाए। उनकी इस रेंज के पीछे छिपी थी कमाल की अदाकारी, जो मिस्टर एंड मिसेस 55, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी और अनारकली में देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रूठे तो हुजूर थे, मेरी क्या खता। और अब चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली सरकार का जेएनयू मामले की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश। आनंद शर्मा पर हमले को लेकर कांग्रेस की प्रधानमंत्री से कार्रवाई की मांग। बीजेपी ने जताई राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति। सरकार का सरल और पारदर्शी कर व्यवस्था बनाने पर जोर। मेक इन इंडिया वीक कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाना लक्ष्य। तमिलनाडु में मिलकर चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस डीएमके। गुलाम नबी आजाद ने डीएमके को बताया भरोसेमंद सहयोगी। बीजेपी ने कहा नहीं मिलेगा फायदा। सीरिया में शांति प्रयासों को झटका। तनाव के बीच सऊदी अरब ने तुर्की भेजे सैनिक। रूस ने कहा शीत युद्ध के नए दौर में दुनिया। और 156 स्वर्ण के साथ दक्षिण एशियाई खेलों में शिखर पर भारत। विशाखापत्तनम में आज टीम इंडिया श्रीलंका के बीच तीसरा T20 मैच। मीरपुर में अंडर 19 के फाइनल में आज भारत वेस्टइंडीज की खिताबी भिड़ंत।
फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए डिस्कोर्स।